हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 20 अगस्त 2020 के। और ये जो सेशन है ये बाइलिंगुअल सेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा लोगों को इस सेशन से ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं आज की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 19th of अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हैज़ इट्स बिगिनिंग इन द daguerreotype। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की शुरुआत daguerreotype में हुई है। इन 1837 लुइस डेगोरी एंड जोसेफ निसोफेर नीपिस हैड डेवलप्ड daguerreotype। तो 1837 में लुइस डॉगरे और जोसेफ निस्पोर निएपिस ने daguerreotype विकसित किया था। daguerreotype was the first successful photographic process। daguerreotype जो है वो पहली सफल फोटोग्राफिक प्रक्रिया थी। On August 19, the patent of daguerreotype was purchased by the French government। तो 19 अगस्त को फ्रांसीसी सरकार ने daguerreotype का पेटेंट खरीदा था। In 1861, Thomas Sutton had taken the first durable color photograph। 1861 में थॉमस सटन ने पहली टिकाऊ रंगीन तस्वीर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने सबसे पहले कलर फोटोग्राफ लिया था। थॉमस सटन ने लिया था। और daguerreotype जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, लुइस डेगरी और जोसेफ निस्फोर निपिस के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द क्वेश्चन। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 19 अगस्त, 18 अगस्त, 17 अगस्त एंड 16th of अगस्त। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है। The correct answer will be option A, that is 19th August. Moving forward, World Humanitarian Day is celebrated every year on 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को World Humanitarian Day यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। The day is celebrated to commemorate humanitarian workers killed and injured during their work। तो विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि काम के दौरान मारे गए और घायल हुए मानवीय कार्यकर्ताओं को याद किया जा सके। The day was announced in remembrance of 19 August 2003 bomb attack on the Canal Hotel in Baghdad, इराक। तो ये जो दिवस है इसकी घोषणा इराक के बगदाद में कैनल होटल पर 19 अगस्त 2003 के बम हमले की याद में की गई थी। During the attack, Sergio Vera de Mello, a Brazilian United Nations diplomat and humanitarian, was also killed। तो इस हमले के दौरान ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक और मानवतावादी सर्जियो विएरा डी मेलो जो है यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी इस घटना के दौरान। In 2009, 19 August was declared as World Humanitarian Day by the UN General Assembly। 2009 में 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो एक तो ये जो दिवस है ये जो बॉम्ब अटैक हुआ था बगदाद इराक में उसकी याद में मनाया जाता है। और दूसरा इसको जो डिक्लेयर किया गया था वो 2009 में डिक्लेयर किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, दिस ईयर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑनर्स द फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, द रियल लाइफ हीरोज इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज, midwives and community volunteers and those who risk their lives to ensure that everyone has access to health services especially during the COVID-19 pandemic and all other emergency। तो इस साल जो यानी कि 2020 में विश्व मानवतावादी दिवस पर ऐसे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स जो रियल लाइफ हीरोज हैं जिसमें डॉक्टर, नर्स, दाइयाँ, समुदाय के स्वयं सेवक शामिल हैं जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर सुनिश्चित करते हैं कि कोविड-19 जैसी महामारी या फिर और भी कोई आपात की स्थिति है वहाँ पर सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है इस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के द्वारा। Moving forward, let's see a question. In which year was 19 August declared as World Humanitarian Day by the United Nations General Assembly? डैश में 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
2010, 2009, 2008 और 2005. So what will be the correct answer for this? In which year was 19 August declared as World Humanitarian Day? Very easy. The correct answer will be option B, that is 2009. Next news is DRDO developed a sanitizer tower which is called UV blaster. DRDO ने UV blaster नामक एक सैनिटाइजर टावर जो है वो विकसित किया है. This ultraviolet based field sanitizer has been designed and developed by the Laser Science and Technology Center LESTEC, which is DRDO's premier lab in Delhi. तो इस अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर को डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रमुख प्रयोगशाला जिसका नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी कि लेस्टेक, उसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है. द डिजाइन इज यूजफुल फॉर हाईटेक सर्फेसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, computers and other such devices in labs and offices that are not suitable for disinfection by chemical methods. तो ऐसे ऐसे जो उपकरण हैं जिनको रासायनिक तरीकों से जो है उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया जा सकता, उन पर कीटाणु शोधन नहीं किया जा सकता, वहाँ पर जैसे कंप्यूटर हो गए, हाईटेक सर्फेसेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, तो उनके लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है. Also, the product is also effective for large flow areas like airports, shopping malls, metros, hotels, factories, offices, etc. साथ ही ये उत्पाद हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, महानगरों, होटलों, कारखानों और कार्यालयों आदि जैसे बड़े प्रभाव वाले क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभावी है. तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये है यूवी ब्लास्टर जो डीआरडीओ के एक लैब के द्वारा विकसित किया गया है. UV based area sanitizer can be used by remote operation using a Wi-Fi link via laptop और मोबाइल फोन. UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर का उपयोग लैपटॉप या मोबाइल फोन के माध्यम से वाईफाई लिंक का उपयोग करके रिमोट ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है. Talking about DRDO, it is an agency of the Government of India that deals with the research and development work of the Army in India. तो भारत सरकार की एक एजेंसी है डीआरडीओ. ये भारत में सेना के अनुसंधान और विकास कार्यों से संबंधित है. यहाँ के करंट जो प्रेसिडेंट हैं डीआरडीओ के, या फिर कह सकते हैं जो मुख्य अध्यक्ष हैं, वो कौन है? वो जी सतीश रेड्डी हैं. एंड दिस वाज फाउंडेड इन 1958. इसकी जो स्थापना है डीआरडीओ की 1958 में हुई थी. और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो नई दिल्ली में लोकेटेड है. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. Let's see a question. Recently developed UV blaster by DRDO is a dash. हाल ही में DRDO द्वारा विकसित UV blaster एक डैश है. सैनिटाइजर टावर, कोविड-19 टेस्ट लेबोरेटरी, पीपीई किट एंड स्पेशल टाइप ऑफ बैट. तो ये सैनिटाइजर टावर है, कोविड-19 टेस्ट प्रयोगशाला है, पीपीई किट है या फिर एक प्रकार का बल्ला है. तो क्या है होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इट इज अ सैनिटाइजर टावर. Moving forward, let's see the next news. Government of Uttar Pradesh announced Electronics Manufacturing Policy 2020. तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है. The policy has been announced to support the vision of Prime Minister Modi for achieving zero imports of electronic goods. तो यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जीरो आयात को प्राप्त करने के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए घोषित की गई है. The objective of this policy is to invite investment of over 40,000 crore and generate 4 lakh direct jobs over next 5 years. तो ये जो नीति है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो अनाउंस की गई है, इसका उद्देश्य है कि आने वाले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का एक तो निवेश आमंत्रित करना है इस क्षेत्र में, दूसरा 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार जो है वो उत्पन्न करने हैं. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had announced the Electronics Manufacturing Policy 2017 for Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway areas. तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 में घोषित की थी. These are the 3 sectors are among the emerging mobile manufacturing hubs in the वर्ल्ड. तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो क्षेत्र है, ये दुनिया में उभरते हुए मोबाइल विनिर्माण हब में से एक है. मोर देन 60% ऑफ ऑल मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर फ्रॉम
यूपी। तो भारत में निर्मित सभी मोबाइल फोन का 60% से अधिक यूपी से आता है। तो इसीलिए जो डिमांड है उसको केटर करने के लिए, साथ ही रोजगार पैदा करने के लिए और इस इंडस्ट्री को, इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए जो है ये पॉलिसी अनाउंस की गई है। To overcome regional imbalances, the rate of land subsidy has been doubled to investors for setting up manufacturing units in बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल रीजन्स। तो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेशकों को भूमि सब्सिडी की दर दोगुना प्राप्त की गई है। यानी कि देखिए होता क्या है कि यूजुअली जो कंपनीज होती हैं वो अपने जो सेंटर्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स वो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो कहाँ पे सेटअप करने की कोशिश करती है, जहाँ पर मार्केट की ईज हो, जैसे कि नोएडा जैसे क्षेत्र हो गए, ठीक है, दिल्ली एनसीआर वाला रीजन पूरा जो है, इस तरह के जो है वो रीजन ढूंढते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो जाए। लेकिन इस तरह से क्या होता है कि काफ़ी क्षेत्रों में रीजनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ एरिया जो है वहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, क्योंकि जब कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है तो वहाँ पे सड़कों का निर्माण होगा, अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें स्टैब्लिश होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से उस रीजनल इम्बैलेंस को ओवरकम करने के लिए तो कोई भी अगर इन्वेस्टर बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप करेगा तो वहाँ पर जो लैंड के रेट है, वहाँ पे जो सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है उसको दोगुना कर दिया गया है। विद दिस न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ न्यू ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब। तो इस नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के साथ राज्य सरकार जो है एक नया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना चाहती है। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। The objective of this policy is to invite investment of rupees 40,000 crores and generate 4 lakh direct jobs in the next 5 years। तो इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना है। सो यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। तो दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 घोषित की है। साथ ही द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इन्वाइट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 40,000 करोड़ एंड जनरेट 4 लाख डायरेक्ट जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years। मूविंग फॉरवर्ड, माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बोबाकर कीता announced his resignation। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने इस्तीफा की घोषणा की है एंड दिस वॉज अनाउंस्ड अमिड अ मिलिट्री कोप। तो ये जो इस्तीफा है वो सैन्य तख्तापलट के बीच जो है वो घोषित किया गया है। आफ्टर मोर देन 2 months of regular demonstrations in Mali, President Keita had to decide to step down 3 years before the end of his last term। तो माली में 2 महीने से अधिक के नियमित प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति कीता को अंतिम कार्यकाल के समाप्त होने से 3 साल पहले ही पद को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा है। Not only this, rebel soldiers besieged his residence and while firing in the air, he and Prime Minister Bobo Cisse have been taken as hostages। तो इतना ही नहीं, देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने उनके आवास का घेराव किया और हवा में गोलाबारी करते हुए उन्हें और प्रधानमंत्री बोबो सीसे को बंधक बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी बुरा हाल चल रहा है माली में। हम देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिजाइन कर दिया और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी हॉस्टेज ले लिया गया है, बंधक बना लिया गया है। टॉकिंग अबाउट माली, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। यह पश्चिमी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं माली की, ठीक है। इट इज़ द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। तो माली जो है अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। ये काफ़ी कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्जीरिया है, मॉरिशियाना है, इधर नाइजर है, फिर इधर बुर्किना फासो है, ठीक है, इधर आइवरी कोस्ट है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है माली का, ग्वीनिया है, ठीक है, सेनेगल है। तो काफ़ी कंट्रीज के साथ जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है।
माली जो है। इट्स कैपिटल इज बामाको एंड द करेंसी इज द वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। इसकी जो राजधानी है वो बमाको है और जो मुद्रा है वो पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रांक है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली इब्राहिम बौबकर कीता हैज announced his resignation from the post of president of which country due to military coup। हाल ही में इब्राहिम बौबकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के कारण किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा की घोषणा की है? नाइजर, माली, घाना एंड लिबिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कौन से देश के प्रेसिडेंट थे वो? इब्राहिम कीता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज माली। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। दिस यूनिक कैंपेन इट इज बीइंग रन बाय छतरपुर पुलिस। तो इस कैंपेन को कौन चला रहा है? छतरपुर पुलिस जो है मध्य प्रदेश में वो चला रही है। इसका मीनिंग है अ कमिटमेंट फॉर द एल्डर्स, यानी कि बड़ों के लिए प्रतिबद्धता। अंडर दिस कैंपेन द पुलिस आर टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली फ्रॉम देयर फूड टू हेल्थ। तो ये अभियान जैसे आप समझ सकते हैं, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो यहाँ पर जो भी ओल्ड एज के लोग हैं उनको जो है हेल्प करना है एक तरह से। तो उनके खान पान से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे पुलिस के द्वारा। दिस कैंपेन इज प्रूविंग टू बी अ बून फॉर द एल्डरली लिविंग अलोन एट होम ड्यूरिंग द ग्लोबल पेंडेमिक। तो ये महाअभियान वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, इट रैंक सेकेंड इन द टर्म्स ऑफ एरिया इन द कंट्री आफ्टर राजस्थान। तो राजस्थान के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। द स्टेट कैपिटल इज भोपाल। तो प्रदेश की जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो क्या है? वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर यहाँ पर आनंदीबेन पटेल है। इससे पहले लालजी टंडन थे लेकिन उनका हाल ही में निधन हो गया था। तो जो आनंदीबेन पटेल जो यूपी की भी गवर्नर है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश का। और उसके बाद द स्टेट एनिमल ऑफ द स्टेट इज बारहसिंगा। तो भारत मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। द स्टेट बर्ड ऑफ द मध्य प्रदेश इज द एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर है। और जो स्टेट फ्लावर है वो पलाश है। तो राजकीय फूल क्या है यहाँ पे मध्य प्रदेश का? वो पलाश है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादातर जो स्टेट PCS होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली अ पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ कैंपेन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। हाल ही में किस राज्य के एक पुलिस स्टेशन द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया है? केरला, बिहार, मध्य प्रदेश एंड Rajasthan. So what will be the correct answer for this? Guys, keep commenting the correct answer. Keep following daily current affairs. Like the video, share it as much as you can. Try to add more and more people to the session. And also subscribe to our channel Pendulum Edu and press the bell icon to receive notification. You can also join us on our Telegram channel. The correct answer for this will be option C, that is Madhya Pradesh. आगे चलते हैं। मद्रास हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द सीलिंग ऑफ स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट एट थोथुकुडी इन तमिलनाडु। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट की सीलिंग को बरकरार रखा है। हाउएवर NGT रूल्ड इन फेवर ऑफ द प्लांट ओनर वेदांता ग्रुप। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संयंत्र के मालिक वेदांत समूह के पक्ष में फैसला दिया है। द स्टेट गवर्नमेंट क्लोज द प्लांट इन अप्रैल लास्ट ईयर साइटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो तमिलनाडु सरकार है उसने पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है इस संयंत्र को पिछले साल अप्रैल में बंद कर दिया था। But the top court deferred saying that it had no power to issue orders. तो NGT का जो फैसला था उस पर जो शीर्ष अदालत है उसने कहा कि जो NGT है उसके पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है जिसके द्वारा वो आदेश जारी कर सके। स्टेरलाइट कॉपर की हम बात करें, काफ़ी चर्चा में रही है कंपनी। तो इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, अ कंपनी ओन्ड बाय वेदांता लिमिटेड। तो ये वेदांत लिमिटेड के स्वामित्व वाली कंपनी स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी है। स्टेरलाइट ऑपरेटेड द लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर प्लांट इन थोथुकुडी तमिलनाडु फ्रॉम 1998 टू 2018। स्टेरलाइट ने
1998 से 2018 तक थूथुकुडी में भारत में सबसे बड़ा तांबा स्मेल्टर प्लांट जो है वो संचालित किया था। द प्लांट ऑल्सो इंक्लूडेड अ रिफाइनरी, अ फॉस्फोरिक एसिड प्लांट एंड अ सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। तो संयंत्र में एक रिफाइनरी, एक फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र और सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र भी शामिल थे। ठीक है, तो ये जो है लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर प्लांट था भारत का। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? Madras High Court in its judgment upheld the sealing of Sterlite copper smelter plant at Thoothukudi in तमिलनाडु। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्टेरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट की सीलिंग को बरकरार रखा है। इट इज द लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर प्लांट इन इंडिया। यह भारत में सबसे बड़ा तांबा स्मेल्टर प्लांट है। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सत्य है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू। एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो जब पहले जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बना था, उससे पहले वो स्टेट था, तो सत्यपाल मलिक वहां पर गवर्नर थे। उसके बाद जो है उनको गोवा का गवर्नर बनाया गया और अब जो है सत्यपाल मलिक को मेघालय का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। और जो जम्मू कश्मीर है उसमें पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो कौन थे? जीसी मुर्मू थे। और अब जीसी मुर्मू को क्या बना दिया गया है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। और अब जो करंट एलजी हैं जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कौन है? वो मनोज सिन्हा है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको चीजों को रिलेट करना है, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। ही हैज नाउ बीन ट्रांसफर्ड एंड अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। तो अब जो सत्यपाल मलिक है उनका ट्रांसफर हो गया है और उनको अब गवर्नर जो है मेघालय का अपॉइंट कर दिया गया है। इन एडिशन टू हिज ड्यूटीज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी विल ऑल्सो डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ गवर्नर ऑफ गोवा। तो महाराष्ट्र के जो अभी गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो अब जो है एडिशनल चार्ज उनको मिल जाएगा एज अ गवर्नर ऑफ गोवा। ठीक है, और इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे उनका हाल ही में निधन हो गया था। और उसके बाद जो है जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनको जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया मध्य प्रदेश का। टॉकिंग अबाउट मेघालय, इट इज द हिली स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेघालय जो है पूर्वोत्तर राज्य में एक पहाड़ी राज्य है। It is bounded on the north and northeast by Assam and on the south and southwest by बांग्लादेश। तो मेघालय की आप लोकेशन देखिए, तो मेघालय के साउथ में और साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। और अगर हम बात करें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की, तो वहां पे ये असम से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्व में ये असम से घिरा हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है? इट्स कैपिटल इज शिलोंग। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? कॉनरेड सांगमा है। कॉनरेड सांगमा यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं मेघालय के। ठीक है, और सबसे ज्यादा बारिश जो होती है पूरे इंडिया में वो कहाँ पर होती है? वो मेघालय का एक रीजन है, वहां पर होती है। और ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये जो है सत्यपाल मलिक की फोटो है। अभी इनको मेघालय का गवर्नर जो है अपॉइंट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली सत्यपाल मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, गोवा एंड गुजरात। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मेघालय। उत्तर प्रदेश में कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल है। गोवा में कौन बना दिया गया है गवर्नर? जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और गुजरात में कौन है अभी गवर्नर, करेंट गवर्नर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात में अभी गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट न्यूज इज क्रिकेटर रोहित शर्मा रिकमेंडेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया गया है। ऑल्सो एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगट
टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा एंड पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थंगावेलु हैज बीन रिकमेंडेड फॉर दिस अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए एक तो रोहित शर्मा को रिकमेंड किया गया है, उसके साथ साथ जो एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता है विनेश फोगट, उसके बाद टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु को भी इस खेल रत्न पुरस्कारों के लिए जो है सिफारिश उनकी की गई है, रिकमेंड किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहित शर्मा है, इनको सभी जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न की हम बात करें तो इट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए ये जो अवार्ड है क्योंकि खेल से संबंधित है तो जाहिर सी बात है इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो एनुअली जो है अवार्ड देती है। द अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर इसको पुरस्कार को शुरू किया गया था। The first Rajiv Gandhi Khel Ratan Award was conferred on Vishwanath Anand in the year 1991-1992। वर्ष 1991-92 में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जो अवार्ड्स हैं उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि पहली बार किसको ये अवार्ड दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। कौन से वर्ष में? 91-92 में। Moving forward, let's see a question. Who among the following has been recommended for Rajiv Gandhi Khel Ratan Award, India's highest sporting honor this year? इस वर्ष भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनमें से किसे अनुशंसित किया गया है? रोहित शर्मा, विनेश फोगट, मनिक बत्रा एंड ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? बहुत इजी है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी को रिकमेंड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस का प्रारंभ किया गया है। Recently, IIT Madras and Center for Development and Advanced Computing (CDAC) have developed two microprocessors which are Shakti and Vega using open source architecture। तो हाल ही में IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और वीजा नाम का के जो है दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं। द स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज इनवाइट्स innovators, startups and students to develop various technology products using these microprocessors। स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज इन माइक्रोप्रोसेसर्स का उपयोग करके विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इनोवेटरों, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करता है। द कॉम्पिटिशन विल रन फॉर 10 months एंड विल कंक्लूड इन जून 2021। यह प्रतियोगिता 10 महीने चलेगी और इसका जो समापन है वो जून 2021 में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे IIT मद्रास का जिक्र किया गया है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो है एक रैंकिंग इशू की गई है ARIIA रैंकिंग 2020, दैट इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020। और ये जो रैंकिंग है इसमें 6 अवार्ड कैटेगरीज थी। 6 अवार्ड कैटेगरीज थी जैसे कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे, प्राइवेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे, उसके बाद जो है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे। देन एक स्पेशल कैटेगरी थी जिसमें वुमेन ओनली जो इंस्टीट्यूट थे उनके बारे में भी था। तो इस तरह से 6 अवार्ड कैटेगरीज थी जिसमें IIT मद्रास जो है उसने टॉप किया था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसीलिए IIT मद्रास न्यूज़ में था। साथ ही NIRF की जो रैंकिंग 2020 की जो इशू की गई थी उसमें भी IIT मद्रास ने ओवरऑल रैंकिंग में तो टॉप किया ही किया था, इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी नंबर 1 पे IIT मद्रास था। ठीक है, तो IIT मद्रास काफ़ी न्यूज़ में है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो BSc की जो ऑनलाइन डिग्री है डेटा प्रोग्रामिंग और साइंसेस में जो पहली बार जो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, वर्ल्ड की पहले ऐसा ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम है, उसका जो कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है और जो ऑफर किया जा रहा है वो भी IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। ये भी हमने कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसी तरह से न्यूज़ को रिलेट कर करके आपको पढ़ना है।
क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड 2 माइक्रो प्रोसेसर्स नेमली शक्ति एंड वेगा। हाल ही में शक्ति और वेगा नाम 2 माइक्रो प्रोसेसर किस संस्थान ने विकसित किए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी मुंबई। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट न्यूज इज अशोक लवासा रिजाइंड एज इलेक्शन कमिश्नर। अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंप दिया है? वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को सौंप दिया गया है। एंड व्हाई डिड ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट? बिकॉज ही वांट टू ज्वाइन द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने ये इस्तीफा एशियाई विश्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया था। रिसेंटली एडीबी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक लवासा टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो हाल ही में एडीबी ने अपने उपाध्यक्ष पद पर अशोक लवासा की नियुक्ति की घोषणा की थी। टॉकिंग अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966। इसकी जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके? मंडलयोंग फिलीपींस में है। मंडलयोंग फिलीपींस में इसके जो मुख्यालय स्थित है। करंट प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? मात्सुगु असकावा। तो मात्सुगु असकावा जो है यहाँ के करंट प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली अशोक लवासा हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में अशोक लवासा को किस संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ एंड एआईआईबी। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट उनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनॉग्रेट्स थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग सेंटर एट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर्स। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो केंद्र है, जो हेडक्वार्टर है, वहां पर थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। द इनिशिएटिव विल हेल्प इन सेंसिटाइजिंग कॉमन पीपल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज। तो इस पहल के माध्यम से इस बीमारी की रोकथाम के लिए आम लोगों को जागरूक करने में सहायता होगी। करेंटली अराउंड 270 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम थैलेसीमिया। तो वर्तमान में दुनिया के लगभग 270 मिलियन लोग जो हैं वो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद थैलेसीमिया मेजर इन द वर्ल्ड, अबाउट 1 to 1.5 लाख। तो 1 से 1.5 लाख के करीब जो है बच्चे भारत में थैलेसीमिया से जो है वो पीड़ित हैं और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अबाउट 10,000 to 15,000 चिल्ड्रन विद थैलेसीमिया मेजर आर बोर्न ईच ईयर। तो थैलेसीमिया मेजर के साथ लगभग 10,000 से लेकर 15,000 बच्चों का जन्म प्रत्येक वर्ष भारत में होता है। द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर सच चिल्ड्रन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है केवल इस चीज को ठीक करने के लिए वो क्या है? वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। बात करें हम थैलेसीमिया की, क्या बीमारी है? ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, एक अनुवांशिक रक्त विकार है। ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है। देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द बॉडी ऑफ ऑक्सीजन रिच प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज। दिस कॉजेज वीकनेस एंड फैटिग इन द बॉडी एंड द बॉडी इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली। तो इसमें ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं की शरीर में कमी हो जाती है। इससे शरीर में थकान और कमजोरी होती है और शरीर का विकास समुचित प्रकार से नहीं हो पाता है। तो थैलेसीमिया में होता क्या है कि जब आपको हीमोग्लोबिन की कमी होगी शरीर में, ठीक है, आप थोड़े एनीमिक हो जाओगे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो आप में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आपको वीकनेस होगी, थकान होगी, कमजोरी होगी और आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगी। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि अनुवांशिक रक्त विकार है। इट्स माइल्डर फॉर्म्स में नॉट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। अगर ये हल्के रूप में है तो इसका जो उपचार है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर वो मेजर होता है तो वहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा ही इलाज किया जा सकता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 मई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस डिजीज। तो हर साल इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया जो है वो एक अनुवांशिक रक्त विकार है।
The only treatment available for children born with thalassemia major is bone marrow transplantation. थैलेसीमिया मेजर के साथ जन्मे बच्चों के लिए उपलब्ध इलाज केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही है. Every year, World Thalassemia Day is observed on 15 May to spread awareness about it. हर साल इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 15 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है. तो इसका कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है. 1 only, 3 only, 2 and 3 and 1 and 3. तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, आप एलिमिनेट कर सकते हैं. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली, क्योंकि जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है वो 15 मई नहीं, वो 8 मई को मनाया जाता है, ताकि थैलेसीमिया के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके और इसके ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को बताया जा सके. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज. आयुर्वेदा मेड एक्सेसिबल टू द फैमिलीज ऑफ दिल्ली पुलिस बाय धन्वंतरी रथ. धन्वंतरी रथ के द्वारा आयुर्वेद को दिल्ली पुलिस के परिवारों के लिए सुलभ बनाया गया है. Recently, a mobile unit called Dhanvantri Rath has been started to make Ayurveda accessible to the families of Delhi Police. हाल ही में दिल्ली पुलिस के परिवारों के लिए आयुर्वेद को सुलभ बनाने के लिए धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई का प्रारंभ किया गया है. For this, MOU has been signed between All India Institute of Ayurveda and Delhi Police. तो इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. It has been launched to expand the preventive and encouraging health services of Ayurveda in the residential colonies of Delhi Police. यह दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं का विस्तार करने के लिए शुरू की गई है. The services will be provided through a mobile unit called Dhanvantri Rath and Police Wellness Center, which is to be completed by AII supported by the Ministry of आयुष. इन सेवाओं को धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिन्हें आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित AIIA द्वारा पूरा किया जाना है. द मोबाइल यूनिट ऑफ धन्वंतरी रथ आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज विल कंप्राइज अ टीम ऑफ फिजिशियंस हु विल रेगुलरली विजिट द दिल्ली पुलिस कॉलोनीज. धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मोबाइल इकाइयों में चिकित्सकों की एक टीम शामिल होगी जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस कॉलोनी का दौरा करेंगी. आयुरक्षा इज द जॉइंट वेंचर ऑफ AIIA एंड दिल्ली पुलिस फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर्स. तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए आयुरक्षा क्या है, तो आयुरक्षा जो है एक जॉइंट वेंचर है जो AIIA और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है बनाया गया है, ताकि जो फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर्स हैं, जैसे कि नर्सेज, पुलिस, देन उसके बाद डॉक्टर्स, इस तरह के जो भी कोविड-19 वॉरियर्स हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये शुरू किया गया था. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन. रिसेंटली अ मोबाइल यूनिट कॉल्ड डैश हैज बीन स्टार्टेड टू मेक आयुर्वेदा एक्सेसिबल टू दिल्ली पुलिस फैमिलीज. हाल ही में दिल्ली पुलिस के परिवारों के लिए आयुर्वेद को सुलभ बनाने के लिए डैश नामक मोबाइल इकाइयों का प्रारंभ किया गया है. स्वास्थ्य रथ, धन्वंतरी रथ, मदद रथ एंड चिकित्सा रथ. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? जल्दी से बताइए, बहुत इजी है. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज धन्वंतरी रथ. सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कवर्ड द डेली करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस. आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें. कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.